वेलकम टू छत्तीसगढ़ सर्कल। आज मैं आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो सब बताने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में बताऊं। देखिए ये हमारा मध्यकालीन इतिहास के बारे में सेकंड वीडियो है। मध्यकालीन इतिहास किसका? छत्तीसगढ़ का। ये सेकंड वीडियो है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक इस वीडियो में दे दूँगा या आप जाके चैनल में देख सकते हैं। उसमें मैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया हूँ और उसमें कलचुरी वंश के बारे में मैंने कंप्लीट वहाँ पे उसके जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो वंश के राजा हैं, शासक हैं, उनके बारे में बताए हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताए हैं, जिससे व्यापम और जो CGPSC का एग्ज़ाम है उससे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अन्य वंश और शासकों के बारे में बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टाइम निकाल के वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से बन जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कलचुरी के बाद हम लोग बात करेंगे फणी नागवंश के बारे में। ठीक है, फणी नागवंश जो है मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे फणी नागवंश। ठीक है, तो फणी नागवंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फणी नागवंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो फणी नागवंश का शासन क्षेत्र कहाँ पे था? कवर्धा में था। सेकेंड थिंग है, फणी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे? अहिराज देव थे। और अंतिम शासक कौन थे? मोनिंग देव थे। पहले तो है फणी नागवंश का शासन क्षेत्र कवर्धा था, इसके प्रथम शासक अहिराज थे और अंतिम शासक जो थे फणी नागवंश के वो मोनिंग देव थे। आगे देखते हैं कवर्धा महल का डिज़ाइन और निर्माण कार्य महाराजा धर्मराज सिंह देव द्वारा कराया गया है। इस महल के प्रथम द्वार को हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है या हाथी दरवाज़ा भी कहा जाता है। देखिए, कवर्धा महल का जो डिज़ाइन है और निर्माण का कार्य किसने करा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका डिज़ाइन और निर्माण का कार्य जो है महाराजा धर्मराज सिंह देव के द्वारा कराया गया है। इस महल के जो प्रथम द्वार है उसको हाथी द्वार या हाथी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर कबीरधाम जिले के ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, मैंने क्या बोला? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंदिर है भाई जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो आपको बता दूं भोरम देव मंदिर जो है, भोरम देव मंदिर है ना, जो कबीरधाम के ग्राम छपरी के निकट चौरा ग्राम नामक स्थान पर स्थित है। याद रखना, जगह याद रखना और मंदिर का नाम याद रखना और उसको क्या बोला जाता है उसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका निर्माण, किसका निर्माण? ये भोरम देव मंदिर का निर्माण 1089 या 11वीं सदी में फणी नागवंशीय शासक गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव द्वारा किया गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। वहीं यह मंदिर खजुराहो MP के कंदारिया महादेव मंदिर के समतुल्य होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। पहली बात, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण जो है 1089 या 11वीं शताब्दी में, है ना, 1089 जो ईस्वी है यहाँ पे हुआ। इसका निर्माण किसने कराया? तो याद रखना, लक्ष्मण देव ने कराया। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। ये जो मंदिर है MP के खजुराहो MP के कंदारिया महादेव मंदिर के समतुल्य है। यह मंदिर खजुराहो एक जगह है MP में एक कंदारिया महादेव मंदिर के समतुल्य है।
एक कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। रतनपुर की कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह फणी नागवंश के राजा रामचंद्र देव से हुआ। रामचंद्र देव द्वारा ही कवर्धा में मड़वा और छेरकी महल का निर्माण कराया गया। रतनपुर की कलचुरी राजकुमारी थी कौन? अंबिका देवी। इनका जो विवाह है फणी नागवंश के जो राजा थे रामचंद्र देव है ना से हुआ। ये ठीक है। दूसरी बात, रामचंद्र देव के बारे में ये बोला गया है कि रामचंद्र देव ने ही जो कवर्धा है वहाँ में मड़वा और जो छेरकी महल है उनका निर्माण कराया है। पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह के देखो, ये तात्कालीन क्वेश्चन था कि भाई पचराही क्या है, पचराही क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। क्या है? पुरातात्विक चीज़ें है ना जो यहाँ पे खुदाई से मिले हैं। छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख। छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशीय राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख कब की है? तो याद रखना ये है AD 1349 की है। आगे देखते हैं, शिव मंदिर बारसूर किससे संबंधित है? तो छिंदक नागवंश से संबंधित है। दूसरा देखते हैं हम लोग, शिव मंदिर पाली, ये किससे संबंधित है? तो कलचुरी वंश से है। याद रखिएगा क्योंकि दोनों के दोनों शिव मंदिर हैं। शिव मंदिर बारसूर की बात करें तो छिंदक नागवंशी, और शिव मंदिर पाली तो कलचुरी वंश से है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, छेरकी महल कवर्धा में स्थित है ना। यहाँ पे देखो, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि जो छेरकी महल है और मरवा महल है दोनों कवर्धा में है और इनका निर्माण जो है रामचंद्र देव ने कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि कवर्धा महल के दरबार की गुंबद पर सोने व चांदी से नक्काशी की गई है। कवर्धा महल के दरबार की गुंबद पर सोने व चांदी से नक्काशी की गई है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक, इनके बारे में अपने को देखना है। देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 AD आफ्टर डेथ, मतलब ये जो है ईसा पूर्व के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, 1023 AD में हुई थी, तथा राज्य में छिंदक नागवंशीय का शासनकाल 1023 से लेकर के 1324 तक गया। लगभग क्या है 300 साल तक इनका शासनकाल रहा। किनका? छिंदक नागवंशी शासकों का। छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र चक्रकोट, और यही चक्रकोट बस्तर का पुराना नाम है। कोई बार पूछा जा सकता है भाई कि बस्तर का पुराना नाम क्या है? तो चक्रकोट। छत्तीसगढ़ में छिंदक नागवंशीय शासक क्रमशः कौन कौन थे? तो देखेंगे भाई कौन कौन से थे। तो यहाँ पे निपति भूषण संस्थापक थे, धारावर्ष, ठीक है। तीसरा जो है मधुरांतक देव, चौथा जो है सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। जो निपति भूषण संस्थापक थे, है ना, ये छिंदक नागवंशी के प्रथम शासक थे। कई बार पूछ सकता है कि छिंदक नागवंशी छिंदक नागवंशी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो निपति भूषण, ये प्रथम शासक होने के साथ साथ संस्थापक भी थे। सेकंड जो है धारावर्ष हैं। इनके शासनकाल में बारसूर में निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य हुए। देखिए धारावर्ष से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि धारावर्ष के शासनकाल में मामा भांजा मंदिर कहाँ पे? बारसूर में। इनके शासनकाल में बारसूर में निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य हुई। मामा मंदिर कहाँ पे है? मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? बारसूर में है। बतीसा मंदिर कहाँ पे है? बारसूर में है। उसके बाद देखते हैं विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ पे है? बारसूर में है। चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहाँ पे है? बारसूर में है। चंद्रादित्य सरोवर कहाँ पे है? बारसूर में है। तो ये 5 चीज़ें बारसूर में हैं जो धारावर्ष के काल में विकसित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो भी किए गए हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों को आप लोग याद रखना। उसके बाद आते हैं मधुरांतक देव। ये सोमेश्वर देव के समकालीन थे।
बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कौन है छिंदक नागवंशी शासक जो सोमेश्वर देव के समकालीन थे? तो मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुषपाल शिलालेख सोमेश्वर देव फर्स्ट से संबंधित है। कुरुषपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। कुरुषपाल शिलालेख में सोमेश्वर देव फर्स्ट की राज्य सीमा की जानकारी इस शिला है। दूसरा, इस शिलालेख से यह पता चलता है कि मधुरांतक देव को युद्ध क्षेत्र में सोमेश्वर देव ने मार डाला है। ये जो सोमेश्वर देव थे उन्होंने मधुरांतक देव को युद्ध क्षेत्र में मार दिया था। आगे देखते हैं कन्हर देव प्रथम, फिर राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, फिर यहाँ पे ये शासक हैं जिनके क्रम वाइज ऐसा मैंने अरेंज किया हुआ है। जगदेव भूषण नरसिंह देव, और इनके बारे में ये बोला है क्या, ये माणिक्य देवी का उपासक था। कौन? जगदेव भूषण नरसिंह देव। फिर देखिए यहाँ पे आते हैं कन्हर देव द्वितीय, जयसिंह प्रथम, हरिश्चंद्र, है ना। तो कुल यहाँ पे 10 शासकों का वर्णन दिया है। ये जो हरिश्चंद्र है वो क्या है? अंतिम शासक थे। कहाँ? किसके? छिंदक नागवंश के। आगे थोड़ी से और देखते हैं हम लोग। ढोलकल क्षेत्र में गणेश जी की मूर्ति स्थित है जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में स्थापित है। यह छिंदक नागवंशियों से संबंधित है। असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित करने के बाद पुनः जोड़ा गया है ना। इसके बारे में ऐसा है कि पहले उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था। है देखो यहाँ पे पूछ सकता है कि ढोलकल क्षेत्र में जो गणेश की प्रतिमा है वो कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा में है ना, दंतेवाड़ा में है। ये पूछा जा सकता है। ये किस वंश से संबंधित है? तो छिंदक नागवंशियों से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं चक्रकोट छिंदक नागवंशियों का राजधानी था। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि छिंदक नागवंशियों की राजधानी क्या थी? तो चक्रकोट याद रखेंगे। छिंदक नागवंशीय भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे पुष्करी बस्तर को नल शासकों की, देखो पुष्करी बस्तर के नल शासकों, अभी नल शासकों की राजधानी थी। एक नल वंश भी था तो उनकी राजधानी क्या थी? पुष्करी थी। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल बारसूर में पाए जाते हैं। बारसूर में क्या पाया जाता है? तो बारसूर में जो है काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल पाए जाते हैं। आगे जो वंश है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वो वंश है काकतीय वंश। ठीक है, बस्तर का काकतीय वंश या चालुक्य वंश मूलतः वारंगल, वर्तमान इसको क्या बोलते हैं? तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित था। बस्तर का जो काकतीय वंश है इसी को हम लोग चालुक्य वंश बोलते हैं। वो वारंगल, पहले वारंगल बोला जाता था, आज के डेट में उसे तेलंगाना बोला जाता है, से संबंधित था। इनके जो शासक हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भाई। इस वंश का संस्थापक था, कौन था? अन्नम देव। अन्नम देव काकतीय वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। किस क्षेत्र में? ये जो बस्तर वाले क्षेत्र में है। क्योंकि देखिए अभी हमने देखा जो छिंदक नागवंशी हैं उनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला? 1023 से लेकर के 1324 में। ठीक है, और इनके जो अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक यहाँ पे हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो देखो इसी हरिश्चंद्र को इन्होंने हराया, अन्नम देव ने 1324 में छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव जो अंतिम शासक थे, किसके? छिंदक नागवंशी के, उनको हराया। ठीक है, इस क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। आगे देखते हैं दंतेश्वरी मंदिर जो दंतेवाड़ा में है का निर्माण डंकिनी संखनी नदी के संगम पर कराया। किसने? अन्नम देव ने।
अन्नम देव ने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने मंधोता को राजधानी बनाया। शासनकाल इनका जो था 1324 से लेकर के 1369 14वीं शताब्दी में रहा इनका शासनकाल। नेक्स्ट देखते हैं पुरुषोत्तम देव। राजधानी क्या था भाई? चक्रकोट था। इसके पहले अन्नम देव की राजधानी क्या थी? मंधोता थी। इनके शासनकाल में गोचा पर्व, जो बस्तर दशहरा है, किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ? ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे पुरुषोत्तम देव के टाइम स्टार्ट हुआ। शासनकाल जो था इनका 1468 से लेकर के 1534 तक था। इसमें कुछ संधि के बारे में बात किया गया है। कौन सी संधि? कोटपाड़ की संधि। ठीक है, कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1778 को हुई। इस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। भाई देखिए, कोटपाड़ की संधि हुई और इस संधि में संधि कब हुई? 6 अप्रैल 1778 को। और जैसे ये संधि हुई, जो बस्तर वाला एरिया था वो मराठा शासकों के अंदर आ गया। इस संधि से बस्तर क्षेत्र अधीनता के अधीन 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मराठा शासकों ने कहा कि भाई आप अपना एरिया में शासन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जो है हमें 59,000 टकोली प्रतिवर्ष आप क्या देंगे? जो भी रकम उनको देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इस संधि के अधीन जयपुर, उड़ीसा, नरेश को कोटपाड़, चुकचूड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र दिया गया। आगे देखते हैं भाई, भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ था? 1795 को। क्यों हुआ था? मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध। देखिए, मिस्टर ब्लंट जो है वो आ रहे थे, तो उनके आगमन, ठीक है, उनके आगमन के विरोध में ये जो है संघर्ष हुआ। कहाँ हुआ? देखो कहाँ हुआ, तो बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में हुआ। यह संघर्ष दरियादेव के शासनकाल में हुआ। शासक, जब ये संघर्ष हुआ तो शासक कौन थे? दरियादेव थे। ठीक है, दरियादेव का शासनकाल कब से हुआ? 1777 से लेकर के 1800 तक रहा। बस्तर में रहने वाले हलवा की जीवन शैली और तौर तरीके एपी आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। याद रखेंगे इस चीज को। देखिए कुछ यहाँ पे विद्रोह के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे हलवा विद्रोह। ठीक है, हलवा विद्रोह कब हुआ भाई? 1774 से लेकर के 1777 तक यह विद्रोह चला। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य ये मतलब यहाँ पे देखिए, ये दोनों इस विद्रोह के रीजन है। मतलब अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच कुछ मतभेद था, जिसके कारण ये लड़ाई हुई, जो भी हुआ। तो ये मेन पॉइंट है। आगे थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे पता चलेगा। सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर के किन के बीच? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के उत्तराधिकार, कौन बनेगा सत्ता का उत्तराधिकारी, कौन बनेगा, इसको लेकर के उनके बीच मतभेद थे। हलवा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों का नगर के रूप में विकसित किया। याद रखेंगे ये नाम, रुद्र प्रताप देव, जिन्होंने जगदलपुर को चौराहों का नगर है, मिस्टेक हो गया है ये चौराहों का नगर के रूप में उसको विकसित किया या प्रसिद्धि दिलाई। आगे देखते हैं। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ। यही रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में, और टाइम क्या था? 1910 में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ।
आगे देखते हैं यहाँ पे, ये जो है दलपत देव, ठीक है, दलपत देव है ना, दलपत देव इनकी राजधानी क्या थी भाई, जगदलपुर था। अपने नाम पर जगदलपुर में क्या है, दलपत सागर किस पूर्व नाम क्या है, भूपाल ताल जो है उन्होंने बनाया नामक तालाब स्थापित, तालाब बोले या झील बोले का निर्माण कराया। कौन सा तालाब, दलपत सागर किस। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील, क्योंकि मानव निर्मित है इसलिए कृत्रिम झील है। शासनकाल क्या था इनका दलपत देव का, 1731 से लेकर के 1774। आगे देखते हैं हम लोग, दिक्पाल देव, राजधानी क्या था भाई इनका, बस्तर था। शासनकाल क्या था, 1680 से लेकर के 1709। दंतेवाड़ा में प्राप्त शिलालेख 1703 ईस्वी का है, जो दिक्पाल देव के शासनकाल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव ने समझौते पर, देखिए लास्ट में क्या हुआ, अनेक राज्यों का विलीनीकरण हुआ, ठीक है, रियासत का राज्यों का विलीनीकरण हुआ, तो उसमें जो है जो बस्तर रियासत है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के शासक कौन थे, प्रवीण चंद्र भंजदेव ने वहाँ पे समझौता किया था। जुगराज कुंवर रानी चौरिस ने अपने पति एवं शासक भैरम देव के खिलाफ विद्रोह किया, जो 1878 से 1882 तक चला। बस्तर के प्राचीन काल में अन्य नाम क्या क्या थे भाई, चक्रकोट था, भ्रमरकोट था और महाकांतार था, ऐसा बस्तर को बोला जाता था, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, और जनजातीय विद्रोहों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह हमारा एक देख लेते हैं ये हमारा, इसके बाद क्योंकि जनजातीय विद्रोह के 2 PDF हैं, देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जनजातीय विद्रोह, इस राज्य में हुए आदिवासी विरोधों का कालक्रम। सॉरी, काल क्या था भाई, काल था विद्रोह था और नेतृत्वकर्ता। देखिए 1774 से लेकर के 1777 तक कौन सा विद्रोह हुआ, हलवा विद्रोह हुआ, ठीक है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, अजमेर सिंह। सेकंड देखते हैं 1824 से 1825 तक कौन सा विद्रोह हुआ, परलकोट विद्रोह। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1842 से लेकर के 1854 तक कौन सा विद्रोह हुआ, तारापुर विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दलगंजन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 1842 से लेकर के 1863 तक कौन सा विद्रोह हुआ, मेरिया विद्रोह, है ना। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, हिड़मा माझी। नेक्स्ट देखते हैं 1856 में विद्रोह हुआ, कौन सा विद्रोह हुआ, लिंगागिरी विद्रोह, है ना। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन, ध्रुवाराम माड़िया। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1859, ठीक है, विद्रोह का नाम क्या है, कोई विद्रोह, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नागुल-दोला। नेक्स्ट भाई हमारा इंपॉर्टेंट है 1886 विद्रोह का नाम क्या है, मुड़िया विद्रोह, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, झाड़ा सिरहा। उसके बाद देखते हैं भाई 1910 विद्रोह का नाम क्या है, भूमकाल विद्रोह, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, गुंडाधुर। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है भाई हलवा विद्रोह, ठीक है। हलवा विद्रोह कब से कब तक चला, 1774 से 1777 तक। देखते हैं नेतृत्वकर्ता प्रमुख नेता कौन थे, अजमेर सिंह। कब हुआ भाई, 74 से लेकर के 77 के बीच। किस स्थान पे हुआ, तो बस्तर में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कारण क्या था। तो अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य ना
उत्तराधिकारी का युद्ध कारण बना कि मैं शासक बनूंगा ऐसा करके ये जो बना। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। यह विद्रोह चालुक्य वंश, ठीक है, काकतीय वंश के पतन का कारण बना ये विद्रोह। ठीक है, यह विद्रोह बस कई बार ऐसा होता है कि चालुक्य वंश के विद्रोह का कारण कौन सा है, तो याद रखना कि ये हलवा विद्रोह था। ठीक है, यह विद्रोह बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था। किन के अगेंस्ट, अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध। यह विद्रोह आंदोलन जो है डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए इस विद्रोह का जो मोटो है वो एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। ठीक है, और एक नया राज्य बनाना था। एक स्वतंत्र राज्य और एक नया राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह है परलकोट विद्रोह। इसकी जो टाइमिंग है 1824 से लेकर के 1825 में। शासक कौन थे, महिपाल देव। नेतृत्व कौन थे, ज्ञान सिंह, है ना। ज्ञान सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोला गया है। परलकोट के ये जमींदार थे। इनकी जमींदारी पदवी को भूमिका कहते थे। किनकी, ये ज्ञान सिंह को। क्या उद्देश्य था भाई, क्यों ये परलकोट विद्रोह हुआ, तो उद्देश्य देखिए क्या है, लूटपाट और शोषण के से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझ माड़ियों द्वारा, ठीक है, समर्थित विद्रोह। ये जो ऐसा विद्रोह है जिसमें अबूझ माड़ी भी शोषण और क्या है, लूटपाट के अगेंस्ट वो इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। यह विद्रोह कंपनी सरकार के खिलाफ था, बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में। ठीक है, तो इसके पहले भी जो विद्रोह था वो भी मराठा और अंग्रेजों के विरुद्ध था, ये भी था। ठीक है, कब हुआ था, तो है ना, ये इसका टाइमिंग था 1824 से लेकर के 1825 में। प्रतीक चिन्ह जो है धावड़ा वृक्ष की टहनी जो है इसका प्रतीक चिन्ह था इस विद्रोह का। दमनकर्ता कौन थे, पेवे एगेनियो द्वारा नियुक्त किए गए थे। आगे देखेंगे, ज्ञान सिंह को फांसी हो गई। ठीक है, कब हुआ भाई, 20 ऑफ, है ना, जनवरी 1825, 20 जून 1825 को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ज्ञान सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। ठीक है, एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों की सहयोग से ज्ञान सिंह को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एगेन्यू प्रभारी सुप्रिटेंडेंट था, है ना, और बस्तर क्षेत्र का सुप्रिटेंडेंट, प्रभारी सुप्रिटेंडेंट, ऐसा करके दिया है। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए एक इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या है विद्रोह के बारे में बात करेंगे, जो जैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो तारापुर विद्रोह था। कब हुआ था भाई, तारापुर विद्रोह जो है 1842 से लेकर के 1854 के मध्य हुआ था। अब देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शासक कौन थे, भूपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन था भाई, तो दलगंजन सिंह थे, जो क्या थे, तारापुर परगना का प्रमुख था। उद्देश्य क्या था इस विद्रोह का, तो बढ़े कर के विरोध में, मतलब कर जो बढ़ा दिए हैं उसका विरोध कर रहे थे लोग। ठीक है, ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें जो बस्तर के आम आदमी थे वो विदेशी शासकों के खिलाफ खड़े हुए थे। क्या हुआ देखिए, मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि का जो आदेश था उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, मतलब पब्लिक के फेवर में गया। तारापुर का विद्रोह जो है मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। जैसे स्टार्ट कब हुआ था, 1842, तो तारापुर वाला भी 1842। एंड कहाँ पे हुआ देखो, तो एंड जो है 1863 में, ये 1854 में। ठीक है, और कुछ हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे विद्रोह है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो देखिए चलिए, हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको मारिया विद्रोह या मेरिया या मेड़िया विद्रोह करके बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या, मारिया, मेरिया या मेड़िया विद्रोह करके बोलते हैं। टाइम क्या है, 1842
से लेकर के 63 तक चला। इसमें देखेंगे शासक कौन थे, भूपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे, हिड़मा मांझी। उद्देश्य क्या था, तो नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में हुआ था। नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में हुआ था। ठीक है। जांचकर्ता कौन थे, मैकफर्सन। दमनकर्ता कौन थे, कैम्पबेल। देखिए ये इन्होंने क्या है, जो नरबलि प्रथा चली थी उसको उन्होंने खत्म किया था। आगे देखते हैं। दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को क्या करते थे, मेरिया कहते थे ये लोग। पहले दंतेश्वरी जो मंदिर वहां पर नरबलि दिया जाता तो उनका इन्होंने क्या किया था, नरबलि जो है प्रथा को रोक दिया था इन्होंने। किसने, ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। तो पब्लिक जो है उसके विरोध में आ गई थी, उससे रिलेटेड ये मेरिया विद्रोह है। ठीक है। आगे देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है। कब हुआ था भाई, लिंगागिरी विद्रोह जो है 1856 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, धुरवाराम के नेतृत्व में हुआ था। इनको फिर फांसी दे दी गई। कब दी गई, 5 मार्च 1856 को। बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में, बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जा रहा था, इसके विरुद्ध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बस्तर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे भाई, कोई विद्रोह है ना, जो कोई विद्रोह है ना, ये कोई विद्रोह है, इसका जो टाइमिंग है 1859 है। बस्तर का कोई विद्रोह जो है ये 1859 को हुआ था। कोई विद्रोह बोलो या बस्तर का कोई विद्रोह बोलो, दोनों वही है। शासक कौन थे भाई, भैरम देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना, जब ये विद्रोह हो रहा था तो शासक भैरम देव थे। और इस विद्रोह को नेतृत्व कौन कर रहा था, नागुरदोला। और ये कौन थे, पोते कला के जमींदार थे। इनके सहयोगी कौन थे, तो इनके जो सहयोगी हैं वो राम भोई, भोपालपट्टनम के जमींदार थे। कौन, राम भोई। ठीक है। आगे जो देखते हैं जग्गा राजू, ये भेजी के जमींदार थे। उद्देश्य क्या था, तो साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, कोई विद्रोह। ठीक है। नारा क्या था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, चिपको आंदोलन के समान ये है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा विद्रोह है ना, जो चिपको आंदोलन के सदृश है, ऐसा उसके समान है, तो कोई विद्रोह है। ठीक है। आगे देखते हैं मुड़िया या मुड़िया विद्रोह कब हुआ था, जनवरी 1876 में। इसमें देखते हैं शासक कौन थे, भैरमदेव। शासक कौन थे, भैरमदेव। ठीक है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसमें थे झाड़ा सिरहा। आगे देखते हैं हम लोग कारण क्या था इस मुड़िया विद्रोह का, है ना, तो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाया गया था, इसके विरोध में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक क्या था, आम वृक्ष की टहनी थी। दमनकर्ता कौन थे, मैकजॉर्ज थे। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजॉर्ज ने 18 मार्च 1976 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन करवाया। ठीक है। आगे देखेंगे सन 1867 में गोपीनाथ कपड़दार को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया, जो जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था। ठीक है। ये अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था सभी। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी किनकी, ये जो है गोपीनाथ कपड़दार। आगे देखते हैं ये जो भूमकाल विद्रोह है कब हुआ था, फरवरी 1910 को। 1910 का बस्तर विद्रोह भी ऐसा कहा जाता है, अन्य नाम है इसका। शासक कौन थे भाई, रुद्र प्रताप देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गुंडाधुर या गुंडाधर ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या थे, तो निगानार के जमींदार थे। इस समय दीवान जो है ना, कौन थे, बैजनाथ पंडा।
उद्देश्य क्या था? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब पर प्रतिबंध का विरोध हो रहा था। शुरुआत कहाँ पे हुआ था? पुष्पाल बाजार से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्रतीक क्या था? कि लाल मिर्च और आम की टहनी जो है इस विद्रोह की प्रतीक था। दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता याद रखेंगे, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन गेयर। मुखबिर जो है इनके बारे में बताने वाला कौन थे? सोनू मांझी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, देखिए। विद्रोहियों व अंग्रेजों के समय अंतिम सामना अलवार में हुआ था। विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अंतिम सामना जो है अलवार में हुआ था। कहाँ पे? इसी विद्रोह का। रानी स्वर्ण कुंवर एवं दीवान लाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था, अर्थात वे भी भूमकाल विद्रोह में शामिल थे। चलिए जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के घटनाक्रम। देखो, विद्रोह की घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1909 में। कुकानार पर आक्रमण कब हुआ? 4 फरवरी 1910 में। मुरिया राज की घोषणा कब हुआ? 7 फरवरी 1910 में। रानी स्वर्ण कुंवर की जो गिरफ्तारी हुआ 5 मार्च 1910 में हुआ। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिया गया है, तिथि दिया गया। देखो तिथि, ये मध्यकालीन जो है इतिहास उसके बारे में बोला गया और बहुत सारी चीजें दी गई। 1045 से 50 तक रतनपुर की स्थापना वाला टाइम है। 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ। 1774 से 77 तक हलवा विद्रोह हुआ। 20 जनवरी 1825 में परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को फांसी हुआ। 10 दिसंबर 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी हुआ। 1858 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई और जनवरी 1786 में मुरिया विद्रोह हुआ। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्यकालीन इतिहास खत्म हुआ। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पंचायती राज पे रहेगा या हमारा आधुनिक जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है स्वतंत्रता आंदोलन वाला वो रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।